पिछले वीडियो में हमने बात की थी जूरी सिस्टम के इतिहास की, कोर्ट ड्रामा के बारे में। मतलब कार्यकर्ताओं को ये झूठ बोलकर गुमराह करना कि कोर्ट के चक्कर लगाने से देश का भ्रष्टाचार और बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। जनहित याचिका की फिक्सिंग के बारे में बात की थी और बुद्धिजीवी क्यों जूरी सिस्टम से नफरत करते हैं के बारे में बात की थी। अभी ऐतिहासिक नानावटी मामले के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजों ने काफी पहले ही यह महसूस कर लिया था कि उनके अपने ही कलेक्टर और जज हद से ज्यादा भ्रष्ट हैं और यदि उनके अधिकारों को कम नहीं किया गया तो जनता इस हद तक कुचली जाएगी कि वह विद्रोह कर देगी। यही कारण था कि 1870 के दशक में अंग्रेजों ने भारत में जूरी सिस्टम लागू किया, लेकिन वर्ष 1956 में भ्रष्ट जवाहरलाल और सुप्रीम कोर्ट के उस समय के भ्रष्ट जजों ने नानावटी मामले को कारण बताकर जूरी सिस्टम को ही समाप्त कर दिया। लेकिन ये बात एकदम बकवास थी। नानावटी ने आहूजा नाम के एक व्यक्ति को जान से मार दिया था। जूरी सदस्यों ने एक सच्चाई के रूप में इसे स्वीकार किया था। नानावटी नौसेना का एक अधिकारी था और नागरिकों में सैनिक अधिकारियों के लिए बहुत अधिक सम्मान था। यह सम्मान तब दोगुना हो गया जब नागरिकों ने देखा कि एक धनवान परिवार का एक धनी व्यक्ति आराम की जिंदगी को छोड़कर सेना की कठिन जिंदगी स्वीकार कर रहा है। और आहूजा एक माना हुआ परस्त्रीगामी यानी पराई स्त्री के साथ संभोग करने वाला व्यक्ति था। और उस समय जब असली पिता का पता लगाने के लिए जांच यानी पैटर्निटी टेस्ट मौजूद नहीं हुआ करता था, तो अवैध संबंध बनाने को हत्या जैसे ही बुरा अपराध माना जाता था। जूरी मंडल के सदस्य दुविधा में पड़े हुए थे कि यदि वे नानावटी को दोषी बताते हैं तो जज उन्हें मृत्युदंड देंगे। यदि जूरी सदस्य के पास सजा क्या होगी का फैसला करने का अधिकार होता तो जूरी सदस्य अवश्य ही कुछ एक साल की कैद जैसे कोई सजा दे देते। लेकिन जूरी सदस्यों के पास केवल एक ही अधिकार था, उसे दोषी करार देना जिसका परिणाम था उसकी मौत, अथवा उसे निर्दोष करार देना। नानावटी का अपराध पैसे के लिए किया गया अपराध नहीं था और ना ही नानावटी कोई पेशेवर अपराधी था। और जूरी मंडल के सदस्यों का विश्वास था कि गुस्से में आकर किए गए उसके अपराध के लिए वह मौत जितनी बड़ी सजा का हकदार नहीं था। इसलिए जूरी सदस्यों ने उसकी जिंदगी बचाने के लिए यह सही निर्णय लिया था। कोई सजा नहीं का फैसला उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें उसे कुछ एक साल की कैद की सजा देने का अधिकार ही नहीं था और यह उनकी बुद्धिमानी या समझ की गलती नहीं थी। यही कारण है कि उस जूरी सिस्टम में जिसका मैं प्रस्ताव कर रहा हूं, उसमें जूरी सदस्य सजा का भी निर्णय करते हैं ताकि जूरी को अपनी अंतरात्मा द्वारा दोषी नहीं का फैसला देने पर मजबूर ना होना पड़े। तब जब कोई व्यक्ति दोषी तो हो पर इतना भी दोषी ना हो कि उसे सबसे बड़ी मृत्युदंड की सजा मिल जाए जो जज उसे दे सकते हैं। इसलिए नानावटी मामला हमें यह दिखाता है कि जूरी सदस्यों ने एक बहुत ही उचित फैसला लिया और इसमें जिस बात की जरूरत थी वह है जूरी सदस्यों के अधिकार बढ़ाना और जजों के बदले उन्हें ही सजा का भी निर्णय करने का अधिकार देना। इसके बावजूद नेहरू ने भ्रष्ट जज और भ्रष्ट जमींदारों के साथ सांठगांठ होने के कारण जजों के साथ मिलकर नानावटी सुनवाई को एक कारण बताते हुए बिना किसी बहस के भारत में जूरी सिस्टम को रद्द कर दिया। नेहरू ने भारत में जूरी सिस्टम को रद्द करने के लिए नानावटी मामले को बहाना बनाया और सभी कांग्रेसी सांसदों और कम्युनिस्ट पार्टियों आदि ने इसका समर्थन करते हुए उसका साथ दिया। नेहरू ने यह निर्णय उन जमींदारों की सहायता करने के लिए लिया था जो भूमिहीनों यानी बिना जमीन के लोगों को पीटने के लिए अपराधियों का उपयोग किया करते थे ताकि वे भूमि सुधार के कानूनों की ही मांग ना करें। लेकिन जूरी सिस्टम के कारण अपराधियों को जेल की सजा मिलने लगी थी और अब जमींदारों के लिए अपराधियों से भूमिहीनों को पीटने के लिए कह पाना कठिन हो रहा था। इसलिए नेहरू ने भारत से जूरी सिस्टम को ही रद्द कर दिया ताकि जमींदार लोग भूमिहीनों को पीट सकें और भूमि सुधारों को रोक सके।
अब देखते हैं हमारे द्वारा प्रस्तावित जिले स्तर के लिए जूरी सिस्टम की क्या प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले के लिए जूरी प्रशासक की नियुक्ति करेंगे, जो नागरिकों द्वारा किसी भी दिन बदला जा सकता है, बहुमत नागरिकों की स्वीकृति द्वारा। जूरी प्रशासक महाजूरी मंडल का गठन करेगा। जूरी प्रशासक लॉटरी से मतलब क्रम रहित तरीके से 30 नागरिक चुनेगा, जो 30 से 55 साल के बीच में हो, जिले की वोटर लिस्ट मतलब मतदाता सूची में से, जो महाजूरी मंडल कहलाएंगे। महाजूरी के सदस्यों को क्रम रहित तरीके से 10-10 के 3 समूह में बांटा जाएगा और हर 10 दिन जूरी प्रशासक पहले चुने गए समूह के 10 महाजूरी के सदस्यों को रिटायर करेगा और 10 नए महाजूरी सदस्य क्रम रहित तरीके से चुनेगा वोटर लिस्ट में से। महाजूरी सदस्य प्राप्त शिकायतों में से कुछ शिकायतों को चुनेंगे और चुने गए शिकायतों के शिकायतकर्ता को बुलाएंगे। महाजूरी आरोपी को बुला सकते हैं या उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां अगर 15 से अधिक महाजूरी सदस्यों को प्रथम दृष्टि में यह लगता है कि किसी शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो वे बिना शिकायतकर्ता को बुलाए भी आगे मुकदमा चलने के लिए आदेश दे सकते हैं। फिर मुकदमे के लिए जूरी प्रशासक क्रम रहित तरीके से 18 नागरिकों की नियुक्ति करेगा जूरी के लिए। जूरी प्रशासक इन 18 जूरी सदस्यों को 12 मुख्य जूरी सदस्य और 6 विकल्प जूरी सदस्यों में क्रम रहित तरीके से बांटेगा। यदि कोई मुख्य जूरी सदस्य निकाला जाता है किसी भी कारण से, तो उसकी स्थान पर क्रम रहित तरीके से विकल्प जूरी सदस्य जाएगा। जूरी के सदस्यों को न्यूनतम वेतन मिलेगा। सुनवाई 11 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक चलेगी। एक कोर्ट में एक ही मामला चलेगा, इसलिए मुकदमे का फैसला अधिकतर मामलों में एक ही हफ्ते में आ जाएगा। जूरी सिस्टम में अध्यक्षता करने वाले जज केवल एक रेफरी की तरह काम करता है। उसके अधिकार आज के जज की तुलना में बहुत कम होंगे। अध्यक्षता करने वाला जज जूरी के कानून के बारे में सलाह दे सकता है और उसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि मुकदमा अच्छे से चले। दोनों पक्ष, आरोपी और शिकायतकर्ता, बारी बारी से एक घंटा के लिए अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। दलीलें इस तरह से कम 3 दिन तक चलेंगी। यहां तब तक चलेंगी जब तक 7 से अधिक जूरी सदस्य ये नहीं बोल देते कि उन्हें और दलीलें नहीं सुननी। अंत में दोनों पक्ष अपनी दलीलों का 2 घंटे में सारांश रखेंगे। फिर जूरी सदस्य कम से कम 2 घंटों तक विचार विमर्श करेंगे। यदि 2 घंटों के बाद 7 से ज्यादा जूरी मंडल सदस्य कहते हैं कि विचार विमर्श की जरूरत नहीं है, तो जूरी के प्रत्येक सदस्य से जज अपना अपना फैसला घोषित करने के लिए कहेगा। हर जूरी सदस्य कितनी सजा होनी चाहिए बताएगा, जो वह उपयुक्त समझता है, और यह सजा कानूनी सीमा से कम ही होनी चाहिए। यदि यह सजा कानूनी सीमा से ज्यादा है, तो जज उसे कानूनी सीमा के जितनी मानेगा। जज सजा की अवधियों को बढ़ते क्रम में जाएगा और चौथी सबसे छोटी सजा की अवधि को चुनेगा, अर्थात उस सजा की अवधि को जूरी मंडल द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय की गई मानी जाएगा, जिसके लिए 12 जूरी सदस्यों में से 8 से ज्यादा सदस्यों ने स्वीकृति दी हो। उदाहरण जैसे जूरी मंडल द्वारा दी गई सजा की अवधियां यदि बढ़ते क्रम में 1, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 8, 9 साल हैं, तो चौथी सबसे छोटी सजा की अवधि 4 साल है और बाकी 8 जूरी मंडल के लोगों ने इससे अधिक दंड की स्वीकृति दी है। इस तरह सजा होनी चाहिए या नहीं और कितनी होनी चाहिए, जूरी सदस्य निर्णय करेंगे, और जमानत होनी चाहिए कि नहीं, वो महाजूरी के सदस्य निर्णय करते हैं। अब देखें कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एनजेसी क्यों एक बेकार विचार है। देश के प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की मांग की है, जिसमें लगभग 5 से 15 लोगों के पास ही सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को नौकरी पर रखने या हटाने का अधिकार होगा। ये 5 से 15 लोग
बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उच्च वर्ग के लोगों के पास बिक जाएंगे और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के आने के बाद सभी कोर्ट बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उच्च वर्ग के लोगों की जागीर बन जाएंगे। हम प्रजाधीन सुप्रीम कोर्ट जज का समर्थन करते हैं और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एनजेसी प्रस्ताव का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, प्रमुख बुद्धिजीवियों द्वारा मांग किए गए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एनजेसी प्रस्ताव में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके द्वारा देश की हम आम जनता एनजेसी के सदस्यों को अपने पद से हटा सके या उन्हें बदल सके। और इन बुद्धिजीवियों ने अपने एनजेसी प्रस्ताव में ऐसी प्रक्रिया का विरोध किया है। इस तरह राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एनजेसी के सदस्य ही उच्च वर्ग के लोगों की हाथ की भ्रष्ट कठपुतली बन जाएंगे। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एनजेसी प्रस्ताव सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पुराने उच्च वर्ग के लोग उन जजों का रास्ता रोकना चाहते हैं जिनके पास ज्यादा ताकत है, और आज के नए उच्च वर्ग के लोगों से जिनकी यारी दोस्ती और लेन देन है। दूसरे शब्दों में, एनजेसी का प्रस्ताव पुराने काल के ऊंचे वर्ग विरुद्ध आज के उच्च वर्ग के लोगों का ही खेल है और इसमें हम आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एनजेसी केवल ऊंचे वर्ग के लोगों का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर नियंत्रण को मजबूत करेगा। अभी उच्च वर्ग के लोगों को 25 सुप्रीम कोर्ट के जज और 600 हाई कोर्ट के जजों के साथ सेटिंग करनी होती है, जो उनका अधिक समय लेता है और पैसा लेता है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एनजेसी ये सुनिश्चित करेगा कि उच्च वर्ग के लोगों को केवल 5 से 10 राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एनजेसी सदस्य को ही रिश्वत देनी होगी और उनके द्वारा वे सभी 25 सुप्रीम कोर्ट जज और 600 हाई कोर्ट जजों को काबू में कर सकते हैं, हटाने की धमकी द्वारा। अब देखते हैं कि हम आम नागरिक भारत में जूरी सिस्टम कैसे ला सकते हैं। सबसे तेज और आसान तरीका सभी अच्छे कानून लाने के लिए है, सबसे पहले पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली सिस्टम लाया जाए। एक बार कुछ लाख लोग अपने महीने का 10 से 15 घंटे देकर सभी 120 करोड़ नागरिकों को सभी जनहित के कानून ड्राफ्ट जैसे जूरी सिस्टम, पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली सिस्टम, राइट टू रिकॉल के तरीके आदि बता दें तो करोड़ों लोग फिर इनकी मांग करेंगे। आज हमें 100 या अधिक अलग अलग कानूनों या बदलावों की जरूरत है देश का प्रशासन सुधारने के लिए, लेकिन बजाय के हम इसके लिए 100 अलग अलग आंदोलन करें, हमको एक ही कार्यकर्ता संचालित ड्राफ्ट के नेतृत्व में 1977 के आपातकाल विरोधी जन आंदोलन जैसे आंदोलन करना चाहिए पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली सिस्टम के लिए, और प्रधानमंत्री को मजबूर कर देना चाहिए 3 लाइन का सरकारी आदेश पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली सिस्टम को भारतीय राजपत्र में डालने के लिए। एक बार ये 3 लाइन का सरकारी आदेश आ जाता है तो फिर अगले दिन मैं या कोई व्यक्ति कलेक्टर के दफ्तर जाकर जूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री, राइट टू रिकॉल जज आदि जनहित के कानून एफिडेविट में अर्जी के रूप में डाल सकते हैं प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर। और जब करोड़ों लोग उसका समर्थन करेंगे अपने पास के पटवारी या लेखपाल के दफ्तर जाकर, तो इतना दबाव बन जाएगा कि प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर करने और पास करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो फिर कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए? कार्यकर्ता को अब उन तरीकों और कानून ड्राफ्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो देश की समस्याओं का हल करेंगे, ना कि कोर्ट के नाटक पर ध्यान केंद्रित करें या नेताओं को अंधे होकर माने या समर्थन करें। उनको लोकतांत्रिक तरीके अपनाने चाहिए देश के लिए अच्छे प्रक्रिया और देश में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए विज्ञापन पर्चों द्वारा समाधान कानून ड्राफ्ट जनसमूह को बताना चाहिए। ये लोकतांत्रिक तरीके हैं देश के लिए अच्छे प्रक्रिया लाने के लिए, और इसीलिए ये तरीके सफल होंगे यदि कार्यकर्ता इसमें भाग ले तो। गैर लोकतांत्रिक तरीके जैसे अपने प्रिय नेता के नारे लगाना, भाषणबाजी, बंद दरवाजों के पीछे चर्चा, किसी नेता के लिए चुनावी प्रचार करना, अनशन, मोमबत्ती रैली आदि से देश और व्यवस्था में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं आएगा। इन तरीकों में जनसमूह सक्रिय रूप से शामिल होता है जो देश के बराबर के हिस्सेदार हैं, और इसलिए ये लोकतांत्रिक तरीके शक्तिशाली और सफल होते हैं। दूसरी ओर
वो तरीके जिनके द्वारा जनसमूह नहीं, कुछ ही लोग सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, वे कमजोर और गैर लोकतांत्रिक हैं और व्यवस्था में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाने में विफल हो जाते हैं। ये जनहित की कानून प्रक्रिया भारतीय राजपत्र में डाली जाएं, उससे पहले ही जब जन समूह को देश के ज्वलन समस्याओं के समाधान कानून प्रक्रियाओं के बारे में पता चलेगा, जैसे पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली, राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री, राइट टू रिकॉल जज, राइट टू रिकॉल पुलिस अध्यक्ष आदि, तो नेता, जज, पुलिस डरेंगे कि अब लोगों को इन प्रक्रियाओं के बारे में पता चल गया है और अब यदि उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया तो करोड़ों लोग ऐसी प्रक्रियाओं की मांग करेंगे जिनके प्रयोग से जनता की राय नहीं दबेगी और आम नागरिक भ्रष्ट को बदल सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इन कानून प्रक्रियाओं के आने का डर भी प्रभावशाली है और ये डर जनता के नौकरों को सुधर जाने के लिए मजबूर करेगा। किसी अच्छे नेता या बुद्धिजीवी की क्या पहचान है? उनको समर्थन करने के लिए नागरिकों को केवल उन्हीं नेताओं या बुद्धिजीवी को मानना चाहिए या समर्थन करना चाहिए जिन्होंने अपनी घोषणा पत्र या वेबसाइट में अच्छी प्रक्रिया डाली हैं, जो देश की बड़ी समस्याओं का समाधान कर सके। और ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि उन नेताओं या बुद्धिजीवियों की पोल खोले जो नागरिकों को झूठ बोलते हैं और उन समय बर्बाद करने वाले कामों में उलझाते हैं जो ये समस्या कम नहीं करते, जैसे कोर्ट ड्रामा और मीडिया ड्रामा, और उन्हें असली उपायों जैसे भ्रष्ट को बदलने या सजा देने की प्रक्रियाओं और दूसरे जनहित के कानून ड्राफ्ट से गुमराह करते हैं। आप ये कानून ड्राफ्ट पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली सिस्टम, जूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल जज, राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री आदि righttorecall.info/301.h.pdf के चैप्टर 1, 2, 6, 7, 21 में देख सकते हैं। इसीलिए कृपया ये जनहित के तरीकों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं ताकि लोगों को न्याय वाले और तेज फैसले मिल सकें और देश तरक्की करे। आप भी ऐसे ऑडियो वीडियो अपनी अपनी स्थानीय भाषा में बनाएं और ये संदेश घर घर पहुंचाएं। और विस्तृत चर्चा के लिए forum.righttorecall.info पर रजिस्टर करके पोस्ट करें। धन्यवाद।